लास्ट लेक्चर कैश फ्लो स्टेटमेंट का अपन इसमें कहां तक कर चुके थे? 11 हो चुका था। 12 नंबर मैंने आपको दिया था होमवर्क में, जो किसी से नहीं हुआ होगा। अच्छा, 1 और 2 3 हुआ? नहीं हुआ, मेरे से भी नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ ना, मतलब 2 से हो गया। चलो देखो, मैं बता देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 640, इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम की बुक अभी अवेलेबल नहीं है, देख लेना। लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण, क्वेश्चन नंबर 12 अनसोल्ड का। क्या लिखा है? कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह विवरण से संचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह की गणना करना है। डेटर्स करंट असेट से, बीआर करंट असेट से, क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटीज करंट, बिल्स पेबल्स करंट लाइबिलिटीज, एक्रूड इनकम करंट असेट्स। सरप्लस दे दिया इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, मतलब इनडायरेक्ट मेथड से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हेडिंग आएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट, सॉरी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सी मेथड? अंडर इनडायरेक्ट मेथड। अप्रत्यक्ष विधि से रोकड़ प्रभाव की गणना करना है। पर्टिकुलर्स अमाउंट नेट अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले दे दिया है आपको सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? देखो 80,000 से प्रॉफिट कितना हो गया? 1,40,000, मतलब 60,000 से हमारा प्रॉफिट बढ़ा है। ये हो गया 60,000। अब इसमें हम डाल देते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम एंड, एक मिनट, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, एडजस्टमेंट देख लो। सबसे पहले क्या है इसका? कुछ दे रखा है इसमें एडजस्टमेंट? कुछ भी नहीं है, मतलब यही आ गया हमारा 60,000 रुपए। इससे बोल सकते हैं हम कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर है? अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस का देखते हैं। सबसे पहले देखो डेटर्स, डेटर से 80,000 रुपए लेना था, अब कितना लेना? 60,000 लेना। इसका मतलब 20,000 रुपए मिल चुके होंगे, मिल गए मतलब प्लस होगा, तो ऐड कर देते हैं। क्या हुआ? डेटर्स कम हुए, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन डेटर्स। बता दो 80 लेना था, अब 60 लेना है, इसका मतलब 20,000 रुपए मिल चुके। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल 16,000 रुपए रिसीव्ड होने थे, अब 20 लेना है, इसका मतलब 4,000 के हमने और बीआर इश्यूड कर दिए। कैश आउटफ्लो हो गया माइनस में लेस। इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल्स, कितना लेना था? 16,000, अब लेना है 20,
तो ये आ गया माइनस का 4000। फिर क्रेडिटर्स लाइबिलिटी से 40,000 रुपए देना था, अब कितना देना, 30,000 देना। इसका मतलब 10,000 दे चुके हैं हम, दे चुके हैं, मतलब कैश गया माइनस लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितना देना था 40, अब देना है 30। 10,000 दे चुके हैं तो 10,000 माइनस में, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया खर्चे कितने बाकी थे, 1400। अब कितने बाकी, 1600। मतलब 200 रुपए का हमने क्या करा, और उधार ले लिया, तो ये आ गया कैश, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना देना था 1400 और अब देना 1600, मतलब 200 रुपए का और उधार ले लिया हमने, प्लस। फिर बिल्स पेबल, पहले कितने के बिल्स पे करने थे, 70,000 के, अब करना 40,000 का। इसका मतलब 30,000 के बिल्स पे कर चुके हम, माइनस होगा डिक्रीज इन बिल्स पेबल, कितना देना था 70,000, अब कितना देना है 40, मतलब 30,000 का पेमेंट कर चुके हैं, इसलिए माइनस हो, कैश गया। एंड एक्रूड इनकम, उपार्जित आय, पहले कितनी लेनी थी 10,000, अब कितना लेना है 15,000। क्या हुआ, मतलब अभी आउटफ्लो लेस होगा ये, है ना। और लेना, पहले 10 लेना था 15 लेना, मतलब 5,000 रुपए का और जनरेट कर लिया हमने, लेस। इंक्रीज इन इनकम, कितना था 10 और अब हो गया 15,000, मतलब 5,000 रुपए का आउटफ्लो मान लिया। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पहले इसको बाहर तो कर देते, इसका कितना आ रहा है टोटल, 30, 10, 40, 40, 50, 40, एक मिनट, 40 49 हो रहा ना, 49,000। तो ये एक काम है करो, 40 नहीं है बेटा, वो 4,000, सॉरी, हाँ ये तो सही अपना 40, कई गलती होता है। 30, 10, 40, 45 और ये 49,000 माइनस का है और प्लस का कितना है 20,200, ये प्लस का 0, 0, 10 में से 2 गया 8, 8 की 8, यही है, और ना 2, 28,800 माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हाँ 60,000 में से माइनस कर देंगे 28,800 को, 0, 0, 2, 9 में से गया 1 और 3, 31,200, 31,200। मतलब इसमें भी क्या था मेन अपना वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आपसे हो तो गया होगा, लेकिन आपने वो इंक्रीज डिक्रीज करंट एसेट लाइबिलिटीज कि ये वाले लॉजिक से करा कि वो वाले लॉजिक से करा फॉर्मेट के, हाँ तो इससे किया तो बहुत अच्छा। टोटल में गलती करी ना, इसका मतलब सही नहीं था। उतार लो बेटा। एक लास्ट और है इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का 13 नंबर का, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। एक्रूड इनकम हमारी क्या है, करंट एसेट से। पहले कितना लेना था 10,000, है ना, अब कितना लेना 15,000, मतलब 5,000 रुपए का और क्या आउटफ्लो हो गया हमारे पास से। गए नहीं, मतलब आने से रह गए, कैश कम हो गया 5,000 से ना। हाँ असेट्स कम होती तो हम आउटफ्लो मानते,
और लाइबिलिटीज कम होती है तो इनफ्लो मान लेते हैं। चलो करते हैं अगला। बेटा क्वेश्चन नंबर 13। शायद इसमें पुरानी बुक में कुछ कमियां दिखे, इस क्वेश्चन में सुधारना पड़ेगा। पुरानी बुक में कुछ गलतियां हो सकती है। करे 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 चुप रहो बेटा, आवाज आती तुम्हारी भी उसमें। देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2018 का प्रॉफिट निकाल के दे दिया 50,000, तो सीधा लिख देंगे 50,000। 50,000 का। एक मिनट, रिजर्व वाला ट्रांसफर दे रखा है, उसको अपन ऐड कर सकते हैं। इसका 10,000 हमने क्या कर दिया था, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। मतलब टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा था, 60,000 हो रहा था। इसका 10,000 हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में। हाँ इसके नीचे बता देते हैं, 50,000 तो ही हो गया, 50,000 देखना पड़ेगा बेटा। एक मिनट, कितना है, 50,000 का। अब इसमें बोला इसने, इसमें से 10,000 रुपए आपने कहां पे ट्रांसफर कर दिए थे, जनरल रिजर्व में। तो प्रॉफिट कितना बता रहे थे, 40,000। जबकि हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व का जो ट्रांसफर करा उसको हमें इसी में लेना पड़ेगा। उसमें लिखा प्रॉफिट मेड, उसने ये नहीं लिखा शो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। उसने बोला टोटल ही प्रॉफिट 50,000 हुआ, इसमें से 10,000 हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो इसको हमने वापस एड बैक करके 50 ही बताना है। अगर क्वेश्चन कहा कहता है कि सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो रहा है 50,000 और 10,000 ट्रांसफर हो गया, तो फिर इसको ऐड करके 60,000 बताना था। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला। हाँ सरप्लस ने इसमें बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल बैलेंस कितना बताना अपने को, 50,000। ठीक है, अब नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट करना, तो सबसे पहले क्या दे दिया है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ है 20,000 का है, ऐड कर देंगे क्योंकि इसको लेस कर दिया था, नॉन कैश में था ना। डेप्रिसिएशन ना ऑन फिक्स असेट्स पे लगा है, नहीं बताया लेकिन फिक्स असेट्स पे लगता है डेप्रिसिएशन 20,000। फिर इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को बेचने पे 5,000 का प्रॉफिट हुआ। ये कहाँ का था, इन्वेस्टिंग का था, और हमने यहां पर इनकम बता दी थी, इसको माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट है लेस, क्योंकि इन्वेस्टिंग का ऑपरेटिंग में है ही नहीं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितने का, 5,000 का, माइनस कर देते। फिर इसके बाद मशीन को बेचने पर हमें कितने का लॉस हुआ है, 10,000 का लॉस हुआ है। इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया था, जबकि किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग का है ना, ऐड करना पड़ेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी से यार प्रॉफिट को अपन क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, तो लॉस को ऐड करना पड़ेगा। कितना है, 10,000। फिर इसके बाद प्रारंभिक व्यय को हमने अपलिखित करा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हमने क्या करा, राइट ऑफ करा है। ये भी क्या हमारे लिए फिक्टिशियस असेट्स है। डेप्रिसिएशन, गुडविल या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो नॉन कैश में था ये, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड करना पड़ेगा। अभी हमने गुडविल को भी राइट ऑफ करा था, तो ऐड करा था ना, इंटेंजिबल हो या फिक्टिशियस असेट्स हो। एक्सपेंसेस हमने क्या करा, रिटर्न ऑफ 10,000 से। तो बेटा ये तो हुआ अपना एडजस्टमेंट हो गया नॉन कैश आइटम का, क्लियर है। कितना हो गया है, 20 और 20 40, 40 में से 5 गया 35,000। 35,000 हमारा नॉन कैश था, इन सबको जोड़ लो तो 85,000। ये कैसा आ गया हमारा कैश फ्लो
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 13 था। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में पता असेट्स लाइबिलिटीज करंट क्या दिया। सबसे पहले डेटर्स कितना लेना था 10,000, अब कितना लेना है 15,000, मतलब 5,000 रुपए का और आउटफ्लो हो गया है, लेस कर देंगे। इंक्रीज इन डेटर्स 5,000। फिर डेटर्स के बाद बीआर बिल्स रिसीवल 7,000 रुपए लेना था, रिसीव्ड होने थे बिल, अब 5 ही बाकी है, 2,000 मिल चुके, ऐड कर दो। डिक्रीज इन बिल्स रिसीवल्स 2,000 प्लस मिल चुके हैं। इसके बाद स्टॉक 15,000 का स्टॉक था आपकी दुकान में, अब कितने का हो गया 18 का, मतलब 3,000 रुपए का और खरीद लिया, तो स्टॉक आया और कैश गया होगा, लेस। इंक्रीज इन स्टॉक 3,000 का। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस लास्ट ईयर हमने कितने करवाए थे 2,000 के, इस साल कितने के करवाए हमने 3,000 के, मतलब 1,000 का एक्सपेंस और ज्यादा पेड करा, आउटफ्लो गया कैश, लेस कर देंगे। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना 1,000। कितना आ रहा है 5, 3, 8 और 1, 9, 9,000 माइनस का 2,000 प्लस का 7,000 माइनस का, कोई बात नहीं रुक। चल लाइट चली गई, लेकिन मोबाइल भी इतने एडवांस हो चुके हैं। तो ये हो जाएगा बेटा क्या, कैश फ्लो बिफोर, क्या आंसर ही हो गया ना ये तो अपना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितना 85,000 में से 7,000 को माइनस कर दो, 78,000, 78,000 ये इनफ्लो हो रहा है, मतलब 78,000 का कैश आया है, ये हो गया। ये तो था अभी अपना एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अब अपन आगे चालू करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, पहले इसको उतार लो। बेटा यहां तक के जो क्वेश्चन है वो है इन्वेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के, और यही 90 से 95% आने के चांसेस रहते हैं। अगर इन्वेस्टिंग का आ जाएगा तो 5% चांसेस है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का, और आ गया तो सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी। तो इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, फिक्स असेट्स को खरीदना, उससे होने वाली इनकम और उसको बेचना, यही था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो एक क्वेश्चन अपन इन्वेस्टिंग का देख लेते हैं, एक फाइनेंसिंग का देख लेते हैं। बैलेंस शीट का है इसमें, बैलेंस शीट तो बेटा क्वेश्चन में दी है, उसको देख के हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। और सबसे अच्छी बात है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड नहीं होती है, सिंपल है। तो सर कौन सी मेथड है? कुछ नहीं, वो तो एक कैलकुलेशन है उसके आगे की, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जैसे हमने बिल्डिंग को खरीदा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फर्नीचर, लैंड, मशीनरी,
है ना, प्लांट, इन सबको खरीदना, गुडविल को भी परचेस करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। अब बिल्डिंग को खरीदा तो उससे जो कुछ इनकम होगी वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगी। चाहे बिल्डिंग से हमें रेंट मिल रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बैंक में एफडी करी, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टिंग, शेयर परचेस करे, इन्वेस्टिंग, शेयर से डिविडेंड मिल रहा है, इन्वेस्टिंग, डिवेंचर खरीदे, है ना, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, बॉन्ड से इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग का मतलब हम बता सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस, मतलब ऐसी इनकम या ऐसे एक्सपेंसेस जिसका बिजनेस से सीधा रिलेशन नहीं है, ये हमारी क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग में। इसको दो में बांट दिया, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, इन्वेस्टिंग का मतलब पता ना, अगर पैसा पहले लगाओ उसके बाद वहां से कमाओ। ठीक है, और फाइनेंसिंग में पैसा उधार लो, है ना, जैसे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, मतलब पब्लिक से पैसा लिया है, ठीक है, लगाया थोड़ी ना हमने, अब तो उधार लिया, अब तो हमारी लाइबिलिटीज जनरेट कर रही है वो ना। तो फाइनेंसिंग का मतलब क्या, जहां पर कोई सी लाइबिलिटीज जनरेट हो रही है। और इन्वेस्टिंग में ओनरशिप जनरेट होती है, बिल्डिंग खरीदी तो मैं अब ओनर हूं उसका। ठीक है, इन्वेस्टिंग का मतलब जहां पे ओनरशिप जनरेट होती है, और फाइनेंसिंग का मतलब जहां पे आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जनरेट हो रही है। हाँ, अब देखो इसमें वाला कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट करना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, है ना। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर, है ना, विनियोग संबंधित रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। विनियोग, इन्वेस्टिंग, परचेस ऑफ मशीनरी, मशीन खरीदा, कैश गया माइनस, कैश आउटफ्लो में जाएगा। सेल ऑफ मशीन, मशीन को बेचा 70,000 में, तो ये क्या, इनफ्लो। परचेस ऑफ गुडविल, गुडविल को खरीदा, आउटफ्लो। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट खरीदे, आउटफ्लो है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनफ्लो। सेल ऑफ पेटेंट, पेटेंट को बेचा है, इनफ्लो आया। इंटरेस्ट मिला है ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, हमने डिवेंचर कुछ खरीदे थे एज अ इन्वेस्टमेंट, वहां से इंटरेस्ट मिला, इनफ्लो। डिविडेंड मिला है शेयर्स पे, इनफ्लो। और पार्ट ऑफ बिल्डिंग वॉज परचेस एज अ इन्वेस्टमेंट, वहां से हमें रेंट रिसीव्ड हुआ है, ये भी इनफ्लो है। ठीक है, तो आउटफ्लो के तो केवल परचेस परचेस है, बाकी सब क्या है, इनफ्लो में जा रहा है। तो बस दोनों को जोड़ना आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकाल ले अपन, आउटफ्लो देख ले, तो दोनों को प्लस करना रहता है बस। प्लस माइनस करना रहेगा, कैश आउटफ्लो। देख लो बेटा, कैश आउटफ्लो में सबसे पहला आया परचेस ऑफ मशीनरी, हमने मशीन खरीदी थी तो हमारी जैसे कैश गया है, परचेस ऑफ मशीनरी 5 लाख तो हमारी जेब से ये गया। और क्या खरीदा हमने, परचेस ऑफ गुडविल, गुडविल खरीदी है ऑफ 2 लाख। गुडविल, तो 2 लाख रुपए तो हमने गुडविल के अलग दिए, 7 लाख रुपए जा चुके। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट खरीदे 3 लाख के, 10 परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन इन्वेस्टमेंट में कुछ शेयर खरीदे हमने, कुछ डिवेंचर खरीदे, ठीक है, 3 लाख के। और कुछ परचेस करा नहीं, मतलब टोटल हमारी जेब से कितना गया है, 10 लाख का आउटफ्लो हुआ है। इसका कहने का मतलब कंपनी के पास से कैश तो गया 10 लाख, लेकिन 10 लाख ऐसा इन्वेस्टमेंट गया, ठीक है, तो 10 लाख का आउटफ्लो। अब इससे हमें इनकम कहां पर हुई है, तो हम देखेंगे कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो। अब इस मशीन में से हो सकता है पुरानी कोई सी मशीन हमने सेल करी, सेल ऑफ मशीनरी 70,000 रुपए तो मशीन को बेचने से आए हमारे पास। फिर इसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट सेल करें, ध्यान से देख, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख में हमने इन्वेस्टमेंट सेल करे। और क्या बेचा है,
सेल ऑफ पेटेंट, हमारे पेटेंट भी बेच दिए बनाने के, 80,000 रुपये उससे मिले। और इंटरेस्ट मिला हमें, है ना, ऑन इंटरेस्ट पूरा लिखो, रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स, इस 8,000 रुपये का तो इंटरेस्ट मिला है। और अगर हमने इंटरेस्ट पेड किया होता डिवेंचर पे तो कहाँ पे जाता, फाइनेंसिंग में, क्योंकि हमने कंपनी एज अ कंपनी डिवेंचर इश्यूड करे पब्लिक में, तो वहां पे हमने इंटरेस्ट दिया, ये तो लाइबिलिटीज है। फिर लाभांश मिला है, डिविडेंड मिला है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, 12,000 रुपए का ये मिला ब्याज। और रेंट मिला है, ब्याज मिला है, सॉरी किराया मिला है, रिसीव्ड हुआ है ऑन पार्ट ऑफ बिल्डिंग, 40,000 का एक रेंट मिला है। तो टोटल कितना कैश आया है हमारे पास, पहले लाख वाले जोड़ लो, 1 लाख तो ये हो गया। अब 10,000 वाले जोड़ लो, 7 और 7 14, 1 15, 15 1 16, 16 और 4 20, 2 लाख तो ये। अब 1,000 वाले देख लो, 8 और 2 10, टोटल 3,10,000 ही आए हमारे पास। $3,10,000 आए, इन्वेस्टिंग में जाते ज्यादा है और आते कमी है। क्योंकि इसका इनफ्लो स्लो होता है। अब जो रेंट रिसीव्ड हो रहा है, आपको हर साल कुछ ना कुछ मिलता रहेगा ना, मतलब इसमें इनफ्लो स्लो होता है और आउटफ्लो बहुत बड़ा होता है इकट्ठा। तो बिल्डिंग हमने खरीदी इस साल, तो वो तो ज्यादा पैसा लगना ही है, और इससे हमें जो रिटर्न मिलेगा वो एवरी ईयर कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर देख लो कितना हो रहा है, 10 लाख में से माइनस इसको कर दो तो 6,90,000। 6,90,000 हमारा क्या है, आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सबसे इजी है बेटा, अगर 5 नंबर में जाए तो ये बहुत इजी है, केवल परचेस ही आता है ऊपर आउटफ्लो में, और इनफ्लो में ये चीजें आ गई। वैसे कोई भी कंपनी एक ही साल में इतना सारा इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करती है, कि मशीन भी खरीद ली, गुडविल भी खरीद ली, अलग इन्वेस्टमेंट कर लिए, आउटफ्लो ज्यादा। हाँ, नॉर्मली कोई करेगा नहीं। अरे पैसा रहता तो देखो, पैसा आपके पास भी, इसका मतलब नहीं कि आपने इसी साल क्या करा है, घर भी खरीद लिया, बाइक भी खरीद ली, कार भी खरीद ली, पूरा बजट ही डगमगा जाता है इतना सारा। क्योंकि 10 लाख का वो क्या कर रही है, आउटफ्लो कर रही है। तो हो सकता है कि इस साल मशीन खरीदी, अगले साल खरीद ले गुडविल, या इसके अगले साल। ऐसा नहीं कर नहीं सकती, करती, लेकिन फिर रिस्क मामला थोड़ा ज्यादा हो जाता है, रिस्की हो जाता है। फिर आगे के लिए बचेंगे। क्या हुआ, चलो लास्ट क्वेश्चन। बेटा एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का और देख लेते हैं। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैश कब कब आएगा, 3 चीज से आएगा, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, बैंक लोन, 3 ही है ना। अगर मैं कंपनी में, मैंने पब्लिक में शेयर इश्यूड करा है, आपको शेयर दिया तो आपने क्या दिया, मुझे पैसा। आपको डिवेंचर इश्यूड करा, आपने पैसा दिया, या बैंक से लोन लिया सॉरी, तो पैसा दिया, है ना। मतलब 3 तरीके से क्या होगा, केस आएगा, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, और बैंक लोन लिया, या लोन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो 4 तरीके से लोन आता है, मतलब केस आता है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और यहाँ से फिर पैसा जाएगा कब, अगर हमने शेयर इश्यूड करा तो उनको डिविडेंड पेड करा,
तो डिविडेंड पेड करा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इंटरेस्ट पेड करा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और रिडम्पशन करा शेयर्स का और डिवेंचर्स का और बैंक लोन का पेमेंट करा तो पैसा गया। ये 3 चीज से पैसा जाएगा। तो चलो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सर इन्वेस्टिंग में डाल के फाइनेंसिंग करना। पता है पता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। बेटा लास्ट में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 15 कैलकुलेट करना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो इशूड लिखा है, इशूड मतलब हमने जनता में इशूड करे और रिडीम का मतलब पेमेंट कर दिया इनको ना। तो 3 लाख शेयर्स पब्लिक में इशूड करे, तो यहाँ पे कैश आया है, इनफ्लो है, प्लस कर दो उसके ऊपर हल्का सा पेंसिल से, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर्स 15% प्रेफरेंस शेयर इशूड करे, क्या रिडीम कर दे, इनको पेमेंट कर दिया है तो माइनस हो गए। और 1.5 लाख 12% डिवेंचर हमने इशूड करे तो 1.5 लाख रुपए हमारे पास आए, ये हो गया प्लस। अब इसके बाद इक्विटी शेयर्स है ना, वर्ड इशूड, जो हमने इक्विटी शेयर से कितने 3 लाख के इशूड करे तो उसको 10% प्रीमियम पे इशूड करा था, मतलब 3 लाख तो शेयर्स क्या आए और 30,000 प्रीमियम क्या आए, तो इनफ्लो कितना हुआ 3,30,000 का हुआ, ठीक है। फिर इसका 15% प्रेफरेंस शेयर्स है ना, वर्ड रिडीम, जो रिडीम किए हमने 2 लाख के उसको 5% प्रीमियम पे रिडीम करा है, मतलब 2,10,000 का हमने पेमेंट करा है, ठीक है। इसके बाद 12% डिवेंचर्स है ना, वर्ड इशूड एट 2% डिस्काउंट, जो डिवेंचर को हमने इशूड करा वो 2% डिस्काउंट पे करा है, मतलब 2% हमने पैसा लिया नहीं, डिस्काउंट मिलता नहीं, पता है ना। तो कितना हमने 1.5 लाख के डिवेंचर इशूड करे 2% डिस्काउंट पे, तो 1.5 लाख का 2% कितना है 3,000, मतलब 1.5 लाख की जगह में मिले कितने 1,47,000, 1,47,000। सब पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसमें। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स पे हमने डिविडेंड पेड करा है 1,35,000 आउटफ्लो। इंटरिम अंतरिम लाभांश जो साल के अंत खत्म होने के पहले दे दिया जाता है, कई बार कंपनी क्या करती है ईयर एंड होने के पहले ही डिविडेंड अनाउंस करके दे देती है। फिर इंटरेस्ट पेड करा ऑल डिवेंचर्स पे 42,000, ये भी आउटफ्लो, ठीक है। कर सकते हैं अब इनफ्लो आउटफ्लो, बस अब प्रेजेंट कैसे करना वो देखना है आपको, है ना। कैसे करें वो तो देखना है, ऐसा नहीं पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट है, अपन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब पहले ये देख लेते हैं, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल को देख लेते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का देख लेते हैं, पूरा एडजस्टमेंट एक एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं। वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट मत बनाओ इस पे ना। चलो एक एक चीजें देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। 3 हेड बना लेते हैं, पहला बना लिया इक्विटी शेयर कैपिटल ना। तो इसमें हमने पहले क्या करा, इशूड करा ना, हाँ, 3 लाख रुपए। इशूड ऑफ इक्विटी शेयर, कितने के शेयर इशूड करें 3 लाख के, तो 3 लाख तो ये हमारे पास कैश आ रहा है, लेकिन इसमें से क्या करना प्रीमियम पे करें ना इसको इशूड, 10% ऐड कर देंगे हम इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम एट द रेट ऑफ 10%।
तो 10-30,000 इसका हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3,30,000, सीधा लिख दो 3,30,000 का एक ही हो गया इनफ्लो, ठीक है। फिर ये तो हो गया इक्विटी शेयर्स का। फिर आप देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का। सर, ये पीछे जो पॉइंट दे रहा था वो इक्विटी शेयर तो अलग होगा, इसमें ही होगा। डिविडेंड वाला ना, उसको अलग कर लेंगे आउटफ्लो में। बस हमें क्या कर सकते ही नहीं है। कर सकते साथ में, या तो ये 3,30,000 में से उसको माइनस कर दो, लेकिन उसको अलग ही रखो, वो डिविडेंड का है ना, ठीक है। सेकेंड नंबर पे क्या है, 12%, 12 है कि 15 है, 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनका रिडम्पशन कर रहा है, तो ये तो आउटफ्लो, ये क्या है हमारे लिए, इनफ्लो, और ये है आउटफ्लो, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, रिडम्पशन करा ना, 5% का प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर। तो रिडम्पशन करा हमने प्रेफरेंस 15% प्रेफरेंस शेयर्स का। चलो, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितना है, 2 लाख, ये आउटफ्लो है माइनस में। इसमें किस पे करा हमने रिडम्पशन, प्रीमियम पर, 5% प्रीमियम पर ऐड कर दो ना, हम बता सकते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखना पड़ेगा बेटा, इस पे सिक्योरिटी प्रीमियम मत लिखना, कि इश्यूड के टाइम हम एज सिक्योरिटी मांगते हैं प्रीमियम, यहाँ पर प्रीमियम हम ऑन रिडम्पशन पे कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 5%, तो 2 लाख का 5% कितना हुआ, 10,000, तो यहाँ पर हमारा आउटफ्लो कितना हुआ, 2,10,000 का आउटफ्लो। सर शेयर का रिडेम्पशन कर रहे हैं, उस पर भी फ्री में मांग रहे हैं। हाँ, नहीं तो हमने कई बार आपको पता चलेगा कि यार कंपनी ये, अगर मैं बोलूं कि मैंने आपको 2 लाख के शेयर्स इश्यूड करे हैं, ठीक है, इस पे हम आपको हर साल क्या करेंगे, डिविडेंड तो देंगे, लेकिन इसका रिडम्पशन आपको 10% प्रीमियम पे मिलेगा, तो इसमें फायदा किसका, आपका। आपको लग रहा नहीं 2 लाख की जगह मुझे डिविडेंड तो मिलेगा, इसका साथ मुझे 10,000 का प्रीमियम भी मिलेगा रिडम्पशन पे, तो जब पब्लिक को लगता है इसमें हमारा फायदा इन्वेस्टर का, तो आप ज्यादा शेयर खरीदोगे ना। तो कंपनी कभी से भी ऐसा ललचाने के लिए भी ऐसा काम कर देती है, क्योंकि इन्वेस्टर उनके बढ़ सके। कंपनी को तो नुकसान है 10,000 का एडिशनली, लेकिन इन्वेस्टर्स को फायदा है। एंड लास्ट क्या है इसका, अपना डिवेंचर का 12% डिवेंचर्स, ये इश्यूड करे ना हमने, ये हमारा क्या आएगा, इनफ्लो। इसमें क्या हमारा, डिस्काउंट ऑन इश्यूड ऑफ 12% डिवेंचर, कितने के, 1,50,000 के, है ना। इस पे हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट ऑन 12% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 2%, तो कितना है, 3,000 का डिस्काउंट हो गया इसके ऊपर, मतलब यहां पर हमारा कितना इनफ्लो हो रहा है, 1,47,000। क्लियर। एंड 4th नंबर पे और 5th नंबर पे 2 आउटफ्लो हो रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा आउटफ्लो है, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, कितना पेड करा हमने, 1,35,000 का तो पेमेंट ये करा, ये आउटफ्लो है, ठीक है। और इसको सीधा ही बाहर कर देते हैं, अंदर लिखने की जरूरत नहीं, 1,35,000। और क्या है, इंटरेस्ट पेड करा ना, इंटरेस्ट पेड ऑन ओल्ड डिवेंचर, कितना, 40,000, 42,000 का पेड करा, ये दोनों आउटफ्लो है, ठीक है। लिख दो, भले से ब्रैकेट में लिखना था, आउटफ्लो, आउटफ्लो।
ये हो गया हमारा, ठीक है। देखते हैं इनफ्लो हो रहा है कि हमारा आउटफ्लो हो रहा है। प्लस वाले देख लेते, 3 और 1 4 लाख, है ना। अब 30 और 30 60 और 65 है, सॉरी 30 और 40 70 77 77,000। तो इनफ्लो हो रहा हमारा 4,77,000 का कैश आ रहा है, और जा कितना रहा है आउटफ्लो में, 2 और 1 3 लाख। अब 1000 वाले को 10 और 20 40 40 40 80 80 और 7 87, तो 3,87,000 जा रहा है। 3,87,000 आउटफ्लो, मतलब इनफ्लो ही आएगा ओवरऑल। 3 0 4 0 17 में से 8 गया 9, 3 में 90,000, तो 90,000 हमारा क्या हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है। बता सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 90,000 की। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन इतना भी नहीं है ना। 5 नंबर के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है बेटे। इसी के आपको एक और प्रैक्टिस करना, तो इस पे लिखा सी इलस्ट्रेशन 11, एग्जाम्पल नंबर 11 पे भी इसका सेम कॉपी मिलेगा। इसने बहुत सारी चीजें कवर कर ली, प्रीमियम को भी कर लिया है, डिस्काउंट को भी कर लिया, प्रीमियम पे इश्यूड, प्रीमियम पे रिडम्पशन, डिस्काउंट पे भी इश्यूड हो गया, इस पे इंटरेस्ट का भी पेमेंट हो गया, इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट भी हो गया, तो ज्यादा अच्छा था बेटा। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है एक तरीके से, अभी के हिसाब से बहुत अच्छा बेस हो जाएगा। तो 1 से लेके 15 तक के आप रिवीजन कंप्लीट करो। अब अपन लास्ट के जो भी 4-5 साल के पेपर है, अभी तक अपने हाथ में जितने भी पेपर आए उन सबको सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक। चलिए ठीक है।